हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अंदाज में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बुधवार को दिल्ली में महा बैठक चल रही है। इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक से इतर एनएस अजीत डोभाल रूस, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए रूस समेत 5 देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते सीआरपीएफ के 5,500 से अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखने की रणनीति के तहत सीआरपीएफ की नई कंपनियां घाटी भेजी गई है। इनमें से 25 कंपनियां सीआरपीएफ की और शेष बीएसएफ की है। पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबाने और फिर उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने यूएनएसए में कहा कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने एक छोटे समारोह में शादी कर ली। मलाला ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट की और इस बात की उन्होंने जानकारी दी। मलाला ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने घर पर ही शादी रचाई। वो अपने भावी दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी उत्साहित हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर हैं। बदायूं में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अंत्योदय परिवार कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारकों को होली तक 35 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। साथ ही 1-1 किलो दाल, खाद्य तेल, चीनी और नमक उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कैबिनेट का विस्तार किया। इस फेरबदल में सीएम ममता बनर्जी ने खुद अपने पास वित्त विभाग का प्रभार रखा, जबकि पूर्व वित्त मंत्री अमित मिश्रा को आर्थिक सलाहकार बनाने का फैसला किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। उन्होंने कहा कि बुधवार से छठ पूजा हो रही है और मैं हर साल गंगा घाट जाती हूँ। मैं बुधवार को भी घाट पर जाऊंगी। छठ पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने 2 दिन की छुट्टी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। फडणवीस ने कहा कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सारे सबूत हैं मैं वो सक्षम प्राधिकारी को दूंगा और मैं ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछा कि आपने मुंबई के गुनाहगारों, मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से जमीन क्यों खरीदी? ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके कारण मुंबई के गुनाहगारों के LBS रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी गई? नवाब मलिक ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। 1999 में देवेंद्र पहली बार शहर में आए। पहले मुंडे साहब दाऊद को लोगों से जोड़ते थे। 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि के तौर पर कभी किसी ने मुझ पर आरोप नहीं लगाए। दिल्ली NCR में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार हुआ। बुधवार सुबह ये घटकर 382 पर आ गया। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते AQI में 2.5 के स्तर पर कमी दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए हमने अलग-अलग 10 विभागों को ओपन बर्निंग रोकने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 10 विभागों ने मिलाकर 550 टीमें गठित की हैं। ये टीम दिन और रात में काम करेगी। इन 550 टीमों में से 304 टीमें दिन में काम करेगी और रात में 240 टीम पेट्रोलिंग करेगी और ओपन बर्निंग पर रोक लगाएगी। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। FSL से आए बैलिस्टिक रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र और इसके दोस्त अंकित दास के 4 असलहों को जब्त किया था, जिसकी FSL जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में इन असलहों से फायरिंग की पुष्टि हुई है।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर मीडिया में सुर्खियां बटोरी। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी। नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेपाल सेना प्रमुख ने इसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारत के सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस साल के लिए एक पद्म सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल, कला, राजनीति और उद्योग जगत से जुड़े 119 लोगों को पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सुमित्रा महाजन को यह सम्मान राजनीति में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके बेटे चिराग पासवान को पुरस्कार दिया। ट्रांसजेंडर फोक डांसर मंचमा जोगती को इस बार पद्मश्री पुरस्कार मिले। कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी मजम्मा कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष भी हैं। पद्मश्री पुरस्कार लेते वक्त मंजम्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। इसे देखकर दरबार हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ईपीएफओ की बैठक 20 नवंबर को होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साल 2021-22 के लिए ईपीएफओ के ब्याज दर पर चर्चा की जा सकती है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक लगभग 8 महीने बाद होने जा रही है। इसमें ईपीएफओ ब्याज दर के साथ निवेश के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। लगातार 6वें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार 6वें दिन तेल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। देश भर में छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। सड़कें और गलियां सज गई हैं। छठ घाट साफ सफाई और सजावट से जगमगा रहे हैं। छठ व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। बता दें कि 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। बुधवार की शाम को घाटों पर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती महिलाएं गुरुवार की सुबह में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन करेंगे। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। छठ महापर्व रायगढ़ में भी पूरे उत्साह से मनाने की यहाँ पर तैयारी की गई है। इस बार छठ घाटों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है, जिसे देखते हुए नगर निगम ने छठ घाटों की विशेष सफाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत घाटों के किनारे चबूतरों का रंगरोगन किया गया। भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की तरफ से आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने अब तक 8 वैक्सीन को ईयूएल में शामिल किया है। हमें खुशी है कि इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 भारत की वैक्सीन है। ईयूएल लिस्ट में शामिल करने से दुनिया के 96 देशों ने दोनों वैक्सीन को मान्यता दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रहे टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए। वहीं केएल राहुल को कप्तानी दी गई है। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, तेज गेंदबाज आविश खान और हर्षल पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मौका दिया गया। वहीं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बुधवार को पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर दुर्ग में आयोजित हो रही है। यह बैठक दोपहर 3 बजे दुर्ग के राजीव भवन में होगी। इस कार्यक्रम में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव, महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान और कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी साल भर तक चलाए जा रहे हीरक महोत्सव का भी आयोजन करेगी। यह आयोजन भिलाई के सिविक सेंटर में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में देश के प्रथम पंडित प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू के आधुनिक भारत को लेकर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से व्याख्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम खैरागढ़ जाएंगे और स्वर्गीय देवव्रत सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिलाई के छठ पूजा कार्यक्रम और फुटबॉल ग्राउंड के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं राजनांदगांव में वाह वाह राजनांदगांव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए अफसरों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी कि वो हुक्का बार पर सख्त कार्रवाई करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बंद हुए हुक्का बार दोबारा चालू न हो। रायपुर में पंडित शॉपिंग फेस्टिवल के समापन के मौके पर पंडित कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री का शॉल, श्रीफल, चंद्र कलश और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस मौके पर शॉपिंग फेस्टिवल के तहत लकी विजेताओं का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया गया। मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी आश्रम पहुंचकर समाज सेवी सुब्बा राव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री सिंधिया ने सुब्बा राव के पूरे जीवन को एक आदर्श बताया, साथ ही कहा कि समाज के सभी लोगों को उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। मंडला पहुंचे ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह ने 15 नवंबर और 9 अगस्त के घोषित अवकाश को निरस्त करने के सवाल को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस पर घोषित अवकाश को निरस्त करना विवादास्पद है, लेकिन 15 नवंबर को गौरव दिवस पर घोषित अवकाश ऐच्छिक है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने गुलाबपारा में बने नवीन ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भवन के सभी कक्षों का निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत के कामों की तारीफ की। इस दौरान सरपंच और उप सरपंच ने विधायक को विभिन्न विकास कार्यों का मांग पत्र सौंपा। भूपेश के निर्देश के बाद कोरबा एसपी ने पहला जनदर्शन लगाया। इस दौरान एसपी भोजराम पटेल ने 68 मामलों की सुनवाई करते हुए 17 को मौके पर ही निराकरण कर दिया। वहीं 8 मामलों में थानेदारों को जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एसपी ने 23 मामलों को लेकर थानेदार को जांच के निर्देश दिए हैं। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में विधानसभा स्तरीय दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधायक नारायण चंदेल ने सम्मान किया और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुए। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक के सामने अपनी बातें रखी। बलरामपुर एसपी रामकृष्ण साहू ने 468 पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद थानों का निरीक्षण शुरू कर दिया। एसपी ने एडिशनल एसपी के साथ कोतवाली थाने का निरीक्षण किया, जहां कई कमियां पाई गई। जैसे नाराज एसपी ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई, साथ ही कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। छतरपुर में कलेक्टर से मिलने के लिए धरने पर बैठे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति से आखिरकार कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को 4 घंटे बाद मिलने जाना पड़ा। कलेक्टर ने विधायक का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत किया, उनकी समस्या जानने का आग्रह किया, लेकिन विधायक राजेश प्रजापति क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच लोरमी में भाजपाइयों ने बिलासपुर सांसद अरुण साहू के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोरमी के पेट्रोल पंप के सामने भाजपा के इस अभियान में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही मुरलीधर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जाति के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है। धमतरी में किसानों ने इसी महीने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सियावा चौक पर चक्का जाम किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एसपी को ज्ञापन सौंपकर भटियागढ़ क्षेत्र में घटना में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 5 नवंबर को एक विवाद में बीच बचाव करने के दौरान महिला सरपंच की मौत हो गई थी। दुर्ग में लगने वाले होर्डिंग्स में महिलाओं के वस्त्रों के विज्ञापन के खिलाफ हिंदू शक्ति सेवा संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। संगठन का आरोप है कि भिलाई के व्यापारी ने दुर्ग और भिलाई के प्रमुख मार्गों में बड़े बड़े होर्डिंग्स पर महिलाओं के अंतर वस्त्रों का विज्ञापन लगाया है। दमोह के तिदौनी गांव में अहिरवाल समाज की महिलाओं और बच्चियों को एक अज्ञात नंबर से कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने दमोह पुलिस अधीक्षक से की है। महिलाओं का कहना है कि अज्ञात नंबर से कॉल कर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बलरामपुर के रामानुजगंज महाविद्यालय में छात्रों और प्राचार्य के बीच छिड़ी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों ने प्राचार्य पर प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। इसे लेकर छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बालोद और गुरूर ब्लॉक के स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाएं डीईओ ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने डीईओ को बताया कि उन्हें 5 महीने से मध्याह्न भोजन सामग्री का राशि नहीं मिल रहा है, जिससे वे दुकानदारों को राशि नहीं दे पा रहे, इसलिए उन्हें जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए। दतिया में सड़कों की हालत बहुत खराब है। सूर्य मंदिर जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ योगेंद्र यादव ने कहा कि जल्द इस सड़क का पेच वर्क कराया जाएगा और सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं मंत्री सुरेश धाकड़ ने भी सड़क को जल्द दुरुस्त करने की बात कही।
जनदर्शन में अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में शराब दुकान के बगल में खोले गए रोजगार कार्यालय को हटाने की मांग की गई। इस पर सरगुजा कलेक्टर ने तत्काल रोजगार कार्यालय को शराब दुकान के बगल से हटाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के कंपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। जबलपुर में मदन महल में से दमोह नाका के बीच बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने निर्माण में बाधा बन रहे 30 से ज्यादा जगहों को एक ही दिन में अतिक्रमण मुक्त कराया। पीडब्ल्यूडी करीब 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण करवा रही है। दिल्ली से बिलासपुर आने वाली अलायंस एयर की उड़ान को खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। विमान के रद्द होने के कारण लगभग 35 यात्री दिल्ली में और 30 यात्री प्रयागराज में फंसे रहे। यात्रियों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले उन्हें दिल्ली से प्रयागराज ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि बिलासपुर में मौसम खराब है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की ओर से ना तो खाने पीने की और ना ही रुकने की व्यवस्था की गई। सभी को बुधवार को दिल्ली से रायपुर लाया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस के स्टाफ की ओर से उन्हें सही तरह से जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड की ISBT में शिफ्टिंग करीब 1 हफ्ते तक टल सकती है। प्रशासन ने शिफ्टिंग से पहले बुधवार की शाम 5:30 बजे बसों का ड्राई रन करवाने का फैसला लिया। कलेक्टर ने बीते दिनों SP, RTO, निगम आयुक्त और बस संचालकों के साथ बैठक ली, जिसमें शिफ्टिंग को लेकर समीक्षा की गई। रायपुर में कोरोना का संक्रमण कम हो गया। ऐसे में अब सिनेमाघरों को बुधवार से पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति मिल गई है। कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने का आदेश भी जारी किया है। सिनेमाघर संचालक को हर शो के बाद सीट समेत आसपास के सामानों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बुधवार को दिल्ली में महा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक से इतर NS अजीत डोभाल रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए रूस समेत 5 देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे विचार विमर्श प्रोडक्टिव और उपयोगी होंगे, अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देंगे। ये न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए बल्कि उसके पड़ोसी देशों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते CRPF के 5,500 से अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखने की रणनीति के तहत CRPF की नई कंपनियां घाटी भेजी गई हैं। इनमें से 25 कंपनियां CRPF की ओर से, शेष BSF की है। पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबाने और फिर उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने UNSC में कहा कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने एक छोटे समारोह में शादी कर ली। मलाला ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। मलाला ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने घर पर ही शादी रचाई। वो अपने भावी दाम्पत्य जीवन के लिए काफी उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्राथमिक सेक्शन में मेट्रो ट्रेन की ट्रायल रन की बटन दबाकर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसमें 5 शहरों में मेट्रो सेवा होगी। 1-1.5 महीने में मेट्रो की सुविधा शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कैबिनेट का विस्तार किया। इस फेरबदल में CM ममता बनर्जी ने खुद अपने पास वित्त विभाग का प्रभार रखा है, जबकि पूर्व वित्त मंत्री अमित मिश्रा को आर्थिक सलाहकार बनाने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। उन्होंने कहा कि बुधवार से छठ पूजा हो रही है। मैं हर साल गंगा घाट जाती हूं, मैं बुधवार को भी घाट पर जाऊंगी। छठ पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने 2 दिन की छुट्टी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने सत्ताधारी दल BJP के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सारे सबूत हैं मैं वो सक्षम प्राधिकारी को दूंगा। मैं ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की गई थी। देश भर में जाली नोट पकड़े जाने लगे थे, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में जाली नोट का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार हुआ। बुधवार सुबह ये घटकर 382 पर आ गया। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक पराली जलने से होने वाले प्रदूषण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही, जिसके चलते AQI में 2.5 के स्तर में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए हमने अलग अलग 10 विभागों को ओपन बर्निंग को रोकने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 10 विभागों ने मिलाकर 550 टीमें गठित की हैं। ये टीम दिन और रात में काम करेगी। 550 टीम में से 304 टीमें दिन में काम करेगी और रात में 240 टीम पेट्रोलिंग करेगी और ओपन बर्निंग पर रोक लगाएगी। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ। FSL से आए बैलिस्टिक रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास के 4 असलहों को जब्त कर लिया था, जिनके FSL जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में इन असलहों से फायरिंग की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर मीडिया की सुर्खियां बटोरी। सपा LMC पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। EPFO की बैठक 20 नवंबर को होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साल 2021-22 के लिए EPFO के ब्याज दर पर चर्चा की जा सकती है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक लगभग 8 महीने बाद होने जा रही है, जिसमें EPFO ब्याज दर के साथ निवेश के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। लगातार 6वें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार 6वें दिन तेल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। देश भर में छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। सड़कें और गलियां सज गई हैं। छठ घाट साफ सफाई और सजावट से जगमगा रहे हैं। छठ व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। बता दें कि 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। बुधवार की शाम को घाटों पर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती महिलाएं गुरुवार की सुबह में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन करेंगे। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। छठ पूजा को लेकर छत्तीसगढ़ में आज सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय और संस्थाएं बंद हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से खासकर उत्तर भारत के लोगों में काफी खुशी है। छठ महापर्व रायगढ़ में भी पूरे उत्साह से मनाने की तैयारी। इस बार छठ घाटों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है, जिसे देखते हुए नगर निगम ने छठ घाटों की विशेष साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत घाटों के किनारे चबूतरों का रंग रोगन किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए, वहीं KL राहुल को कप्तानी दी गई। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, तेज गेंदबाज आविश खान और हर्षल पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मौका दिया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बुधवार को पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर दुर्ग में आयोजित हो रही है। यह बैठक दोपहर 3 बजे दुर्ग के राजीव वन में होगी। इस कार्यक्रम में PCC प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे।
प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव, महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी साल भर तक चलाए जा रहे हीरक महोत्सव का भी आयोजन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत को लेकर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से व्याख्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए अफसरों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी कि वो हुक्का बार पर सख्त कार्रवाई करें, साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि बंद हुए हुक्का बार दोबारा शुरू न हो पाए। रायपुर में पंडरी शॉपिंग फेस्टिवल के समापन के मौके पर पंडरी कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री का शॉल, श्रीफल, चंद्र कलश और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस मौके पर शॉपिंग फेस्टिवल के तहत लकी विजेताओं का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया गया। कटनी के जागृति पार्क में स्टोन आर्ट फेस्टिवल आधारशिला शुरू हो चुका है। यह फेस्टिवल 20 दिनों तक चलने वाला है, जहां देश भर से आए शिल्पकार स्टोन और मार्बल की कलाकृतियों के रंग बिखेरने वाले हैं। कटनी के स्टोन को पहचान दिलाने के लिए ये आयोजन किया गया है। छतरपुर में कलेक्टर से मिलने के लिए धरने पर बैठे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति से आखिरकार कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को 4 घंटे बाद मिलने जाना पड़ा। कलेक्टर ने विधायक का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत किया, उनकी समस्या जानने का आग्रह किया, लेकिन विधायक राजेश प्रजापति क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। 5 साल से जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे निर्माण की गति कछुआ की चाल से चल रही है, जिसकी वजह से अब तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की ये घोषणा सरकारी कागजों में ही 2 राज्यों के बीच घूम रही है। दरअसल जबलपुर से कुंडम, शाहपुरा, डिंडौरी होते हुए बिलासपुर तक मौजूदा सड़क को हाईवे 45 घोषित किया गया, लेकिन काम मंद गति से चल रहा है। दिल्ली से बिलासपुर आने वाली एलायंस एयर की उड़ान को खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। विमान के रद्द होने के कारण लगभग 35 यात्री दिल्ली में और 30 यात्री प्रयागराज में फंसे रहे। यात्रियों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले उन्हें दिल्ली से प्रयागराज ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि बिलासपुर में मौसम खराब है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की ओर से न तो खाने पीने और न ही रुकने की व्यवस्था की गई। सभी को बुधवार को दिल्ली से रायपुर लाया जा रहा। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस के स्टाफ की ओर से उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड के ISBT में शिफ्टिंग करीब 1 हफ्ते टल सकती है। प्रशासन ने शिफ्टिंग से पहले बुधवार की शाम 5:30 बजे बसों का ड्राई रन करवाने का फैसला लिया है। कलेक्टर ने बीते दिनों SP, RTO, निगम आयुक्त और बस संचालकों के साथ बैठक ली, जिसमें शिफ्टिंग को लेकर समीक्षा की गई। रायपुर में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, ऐसे में अब सिनेमा घरों को बुधवार से पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति मिल गई। कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया। सिनेमा घर संचालक को हर शो के बाद सीट समेत आसपास के सामानों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। मिजोरम में कोरोना वायरस के 525 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में कोरोना के कुल मामले 1,26,386 हैं। वहीं सक्रिय मामले 5,782 हैं। वहीं 1,20,151 लोग डिस्चार्ज किए गए। वहीं 453 लोगों की मौत हुई है। MP में आज से टीका महाअभियान शुरू हो गया। भोपाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा डोज नहीं लगवाने वालों को टीका लगाया जा रहा। घर घर जाकर टीका लगाने का दस्तक अभियान आज से शुरू हो गया। इंदौर में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों में तेजी से डेंगू संक्रमण फैलता जा रहा है। डेंगू के 6 नए मरीजों में से 4 बच्चे शामिल हैं। डेंगू का आंकड़ा 850 से ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में हुए अग्निकांड को लेकर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल राजधानी परियोजना प्रशासन गैस राहत विंग अस्पताल प्रबंधन को विद्युत सुरक्षा नियमों को लेकर साल 2015 से लगातार पत्र लिख रहा था। हर बार पत्र में बड़े हादसे को लेकर सचेत किया जा रहा था। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने गोपनीय सैनिक की हत्या कर दी। टेटम में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृत युवक पूर्व सरपंच का बेटा बताया जा रहा है। नक्सलियों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। पिछले साल युवक ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। घटना कटे कल्याण थाना इलाके की बताई जा रही है।
सिम्स में नियमित कर्मचारियों और प्राध्यापकों की कमी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दायर की गई जनहित याचिका में शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी बताई गई, जिसकी वजह से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने शासन के लिखित जवाब के बाद याचिकाकर्ता को जवाब देने 3 सप्ताह का समय दिया है। गौरेला, पेंड्रा मरवाई जिले में बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन प्रभावित होने का आरोप लगाया। आरोप है कि परियोजना प्रशासक के कार्यालय को ही आदिवासी आयुक्त का दफ्तर बना दिया गया है और आदिवासी आयुक्त को ही परियोजना प्रशासक का प्रभार देकर काम संचालित किया जा रहा है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के गांव में युवती से रेप के बाद प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी मां को बताई और थाने में शिकायत की। पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। 2 लाख की भेड़ चोरी मामले में पुलिस ने यूपी से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 1.5 लाख की भेड़ भी बरामद कर ली गई है। मामला बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का है। शिकायत मिलने के बाद सूरजपुर और बलरामपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर में सोई नाबालिग मासूम की आग लगने से मौत हो गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने आग बुझाई। प्रारंभिक जानकारी में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। खमाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जशपुर के बगीचा में 32 हाथियों का दल पहुंच चुका है। झिंकी जंगल में हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों ने कई एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है। सोनपुर पेटा के आसपास फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। सूचना मिलती मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची।